तो हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? लेट्स सी। वेट वेट वेट। सो अभी तक हमने इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। बिजनेस फाइनेंस का इंपॉर्टेंस हमने देख लिया था, मीनिंग, रूल, ऑब्जेक्टिव, ये सब देख लिया था हमने। फिर फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में देखा था और लास्ट वीडियो में हमने देखा था फाइनेंशियल प्लानिंग को। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। हाँ, अभी कैपिटल स्ट्रक्चर को स्किप कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, तो इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल को, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो को तुम पूरा देखना, ठीक है। सो ये रही अपनी एनसीईआरटी, और इसी से हम लोग अपना पढ़ाई करने वाले हैं। और उससे पहले थॉट ऑफ द डे, सेम डे चल रहा है मेरा, तो मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो थॉट क्या हो सकता है अभी? आज का थॉट तुम लोग कमेंट करोगे, ठीक है। इट्स अ टास्क फॉर यू। चलो, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल आखिर ये है क्या? ओके, वेट। एवरी कंपनी नीड फंड टू फाइनेंस इट्स एसेट एंड एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स, ये बात है, हर कंपनी को पैसे चाहिए ताकि वो अपने एसेट्स को खरीद सके, और जो भी एक्टिविटीज उनको करना है उसको फाइनेंस कर सके, पैसे लगा सके उसमें। इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट। जो भी हमारे पास पैसे हैं उनमें से कुछ ना कुछ पार्ट हमें ज़रूरी है, उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट हमें ज़रूरी है कि हम उसे फिक्स एसेट में लगाएं पहले तो, और कुछ उसमें से हिस्सा हम लोग करेंट एसेट में लगाएं। करेंट एसेट मतलब इन्वेंट्री, कैश अवेलेबल, ये सब हो गया। और फिक्स एसेट मतलब ना मशीनरी हो गया, फैक्ट्रीज हो गए, इन सब चीज़ों पे, ठीक है। फिक्स एसेट्स आर दोज विच रिमेन इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। ओके, यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दे रखा है, यूजली फॉर लॉन्गर। एग्जाम्पल, प्लांट प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल एक्सेट्रा। तो ये सभी एग्जाम्पल है अपने फिक्स एसेट्स के। ठीक है, बाकी डिसीजन टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट मस्ट बी टेकन वेरी केयरफुली एज इन्वेस्टमेंट आर यूजली क्वाइट लार्ज। अब देखो, अगर हम बात करें फिक्स एसेट्स की, इसमें जब भी हम मशीन से अगर कुछ भी खरीदते हैं उसमें बहुत हैवी फंड इंक्लूड होता है। हम कोई भी एक मशीन को लेते हैं वो लाखों में आता है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ एक मशीन ले रहे हैं, हम बहुत सारी मशीन्स लेते हैं। तो तुम समझ सकते हो कि उसके अंदर कितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो ऐसे कंडीशन में तुम्हें सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। ओके, ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। सच डिसीजन वंस टेकन आर इरिकवरेबल, ठीक है, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट एट ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। सो ऐसा क्या है? इरिवोकेबल, इरिवोकेबल, इरिवोकेबल है, ठीक है। मतलब रिवोक मतलब वापस लेना, ठीक है। तो हम लोग इस डिसीजन को हम लोग वापस नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। अगर हमने एक बार पैसे फूक दिए तो वो फूक गए, ठीक है। हमें चाहिए था मॉडल 5 की मशीनरी, ठीक है। मॉडल 5 की मशीनरी चाहिए थी, हम मॉडल 2.5 की लेके आ गए, ठीक है। तो इस केस में हमारे लाखों बर्बाद हो गए, लाखों करोड़ों बर्बाद हो गए, ठीक है। हम दोबारा जाएंगे, फिर इसको भी खरीदने के पैसे अलग से देने पड़ेंगे ना, तो ये चीज़ है। ये मत कहना रिप्लेसमेंट करवा देंगे, सामने वाला भी तो कुछ ना कुछ तो कट करेगा। ऐसा थोड़ा ना है कि आज तुमने ख्वाब दिखाया उसे करोड़ों का और अगले दिन आए, भैया वो गलती से आपसे सामान ले लिया था, ऐसे नहीं होता ना, ठीक है। सच डिसीजन आर कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, सो ऐसे डिसीजन को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। ऊपर भी हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो चीज़ें आती हैं। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, समझ लेना। इसके अंदर दो चीज़ आती हैं, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे और एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे। जो अपना लॉन्ग टर्म बेसिस होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है, ये चीज़ है। और शॉर्ट टर्म वाले को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, या मतलब डिसीजन, ऐसा कुछ करके कहते हैं, ठीक है। ये था। बाकी हम लोग आगे देखते हैं अभी। करेंट एसेट आर दोस एसेट्स normally which in the routine of business get converted into cash or cash equivalent within 1 year. Example, in ये क्या है? इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा। तो ये सभी एग्जांपल है अपने करंट एसेट के। करंट एसेट वो होता है जिनको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तुम्हें याद होना चाहिए। याद ही होगा, तुम कॉमर्स वाले बंदे हो, मैं भी क्या बोलता हूँ, ठीक है। ये चीज़ है। आगे देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। अब पहले हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल की, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल की, ठीक है। फिक्स कैपिटल रेफर टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। फिक्स कैपिटल की अगर हम लोग बात करते हैं ना,
तो उसको हम लोग रिलेट करते हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ। अगर हम कुछ लॉन्ग टर्म एसेट का खरीद रहे हैं तो वो फिक्स कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल टू डिफरेंट प्रोजेक्ट और एसेट्स विथ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल में, तो वहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हम लोग फर्म का एक बहुत बड़ा सा कैपिटल, बहुत मेजर सा कैपिटल हम एक प्रोजेक्ट या फिर एसेट में इन्वॉल्व करने वाले हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करके देने वाला है, रिजल्ट लेके आने वाला है। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर द बिजनेस, लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज हमने लगाया और कल ही हमें उसका फ़ायदा दिख रहा है। ओके, वो चीज़ है। दीज डिसीजन आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वही बात है। एंड अफेक्ट द ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क ऑफ द बिजनेस एंड लॉन्ग टर्म। सेम वही बात है कि ये सभी डिसीजन हमारे हेल्प करते हैं कि आखिर अपना कंपनी कितना ग्रो कर पाएगा, कितना प्रॉफिट निकाल पाएगा या फिर कितना रिस्क अफोर्ड कर पाएगा। ओके, ये सब चीज़ें। कैपिटल बजटिंग डिसीजन को ही हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं, ठीक है? क्या फिर ऊपर क्या था? इन्वेस्टमेंट तीन सेक्टर्स होते हैं ना, डिविडेंड, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर फाइनेंसिंग का। होल्ड ऑन, इस चीज़ में तुम्हारे में डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है? फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है? कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है। ओके, ऐसे मैं समझना कि ये और लिखा हुआ है तो मैं कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज नहीं मतलब क्या ही बोलो अभी। यहाँ पे देखो, आगे देखते हैं। दीज लॉन्ग टर्म एसेट्स लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। जो भी ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है ना, ये 1 साल से ज़्यादा हमें फ़ायदे लेके आते हैं, और 1 साल से ज़्यादा हम लोग उन चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। इट मस्ट बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म एसेट्स को हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करना चाहिए, ठीक है? सच एज इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रिटेन अर्निंग ऑफ द बिजनेस। इन सब चीज़ों से हमें खरीदना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को, ठीक है? फिक्स्ड एसेट्स शुड नेवर बी फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज। इंपॉर्टेंट, हमें ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास कैश है तो हम लोग कैश से खरीद रहे हैं। लाखों की मशीन हम लोग कैश में नहीं, कैश से हमें नहीं खरीदना चाहिए, उसके अपने नुकसान होते हैं। इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो कि हम लोग शॉर्ट टर्म वाले फाइनेंस से हम लोग फंड करने के ट्राई करते हैं लाखों की मशीन को, पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो तुम अफोर्ड, मतलब चलो ठीक है, एक बार को तुम वो पेमेंट करने के लिए तुम्हारे पास उतने पैसे बचे हुए हैं। अगर तुमने सारे पैसे यहीं पे दे दिए, 100 करोड़ की मशीन में 100 करोड़ दे दिए, तो बाकी तुम्हारे एक्सपेंसेस को कैसे तुम बेयर करोगे? कैसे तुम सैलरी दोगे? कैसे तुम बिल्स पे करोगे या फिर कैसे करोगे कुछ भी? ठीक है? ये चीज़ है। आगे देखते हैं। Investment in these assets would include expenditure on acquisition, expansion, modernization and their replacement, ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं एसेट्स की, ओके, लॉन्ग फिक्स एसेट में हम लोग किस बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है? या उसमें हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं उसे खरीदने में, एक्विजिशन करने में, मतलब खरीदने में, उसको एक्सपेंड करने में, चाहे अपना बिजनेस हो उसको हम लोग कहीं और पे बना रहे हैं या फिर कोई न्यू बिल्डिंग हम लोग खड़ी कर रहे हैं, ये चीज़ है। फिर मॉडर्नाइजेशन, वहाँ पे अलग-अलग टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आ रहे हैं फिक्स एसेट्स में, मतलब कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए, वो सब चीज़ें हम लोग लेके आ रहे हैं। फिर उसको रिप्लेस करने में, इन द रिप्लेसमेंट्स, मान लो कि हमारे पास बहुत पुरानी मशीन थी, उसको रिप्लेस करने के लिए हमने एक नई मशीनरी लेके आ गए, ठीक है? तो ये चीज़ है। These decisions include purchase of land, building a plant and machinery, launching a product line और investing in advanced technique और प्रोडक्शन। सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है? चाहे हम लोग परचेज़ करें लैंड का या फिर बिल्डिंग का या फिर प्लांट मशीनरी का, या फिर हम लोग कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर हम इन्वेस्टिंग इन एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, या फिर हम लोग किसी आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो चीज़ है। तो अभी तक यहाँ पे क्या तुम समझ रहे हो, ठीक है? वो समझो। ये लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होते हैं उनको हम लोग लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करना चाहिए। उन्हें कभी भी हमें शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस नहीं करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रखा है कि आखिर किस चीज़ को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि हम लोग फिक्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस में हम लोग कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ था। Major expenditures such as those on advertising campaign or research and development program having long-term implication of the for the firm are also example of capital budgeting decision. तुमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा होगा अकाउंट्स में, तो वैसे जो भी चीज़ें होती है ना उनको भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फिक्स एसेट्स में।
जैसे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हो गया या फिर कुछ भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, इनको भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन में, ठीक है? ये चीज़ें याद रखना, ये सारे भी एग्जांपल्स हैं। द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें इसको मैनेज क्यों करना है और कैसे करना है, पहली बात तो ओके। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसका क्या मतलब है, मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंस है पहले तो, और उसमें पहले इंपॉर्टेंस है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर बिजनेस अपने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देख रही है, क्योंकि अगर उसने मशीन खरीदा तो प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो सेल ज़्यादा कर पाएगी, सेल ज़्यादा कर पाए तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो उससे वो लोग ग्रो कर पाएंगे तो और मशीन ले पाएंगे, और ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है? मतलब वो बहुत दूर की सोचते हैं इस चीज़ में। The decision have bearing on the long-term growth. The funds invested in long-term assets are likely to yield return in future. वही बात है कि अगर हम लोग कुछ भी मशीन खरीदते तो इन फ्यूचर उसका फायदा हमें मिलेगा। These will these will affect the future prospect of business. ये सभी अफेक्ट करेगा अपने बिजनेस के फ्यूचर कंडीशन में, कि आखिर अपना फ्यूचर मतलब आप आखिर अपना बिजनेस इन फ्यूचर कहाँ पे खड़ा है, मतलब किस लेवल पे है, ओके? ये सब अफेक्ट करेगा, ठीक है? Second, large amount of fund involved, ठीक है? This decision result in a substantial portion of capital fund being blocked. अब देखो, being blocked का मतलब क्या है? अगर मैं किसी मशीन को ले रहा हूँ, ठीक है? और उसके लिए मुझे 100 करोड़ देने हैं। ऑल्दो मैं ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे बेस कर रहा हूँ कि मैं इसको बाद में टुकड़े-टुकड़ों में पैसे दे दूँगा, हिस्सों-हिस्सों में पैसे दे दूँगा, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं हर साल मुझे इतना पैसा निकालना तो पड़ेगा, इतना पैसा मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है? कि मैं इसको फंड कर पाऊँ, इसके पेमेंट को मैं कर पाऊँ, और साथ ही साथ अगर मैंने यहाँ पे मशीनरी खरीद ली, तो जो पैसे मैं कहीं और लगा सकता था, वो मैंने मशीनरी पे लगा दिया। तो वो पैसे भी कहीं न कहीं ब्लॉक हो गए अपने। ये चीज़ है यहाँ पे। गाइस, अभी तुम्हें कुछ भी डाउट होता है ना, तुम कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है? फ़िक्र मत करना। आगे देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व्ड, यही बात है। सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ कैपिटल, ओके। इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट देयरफॉर दीज़ इन्वेस्टमेंट्स आर प्लान्ड आफ्टर डिटेल एनालिसिस। सो इतने सारे पैसे यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है तो हमें सोच समझ के जो भी डिसीजन लेना है वो करना चाहिए। ठीक है? हम सोचे समझे क्या इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद फिर हम सोचे कि हाँ, ये करना है कि नहीं करना। ठीक है? बाकी these investment plan are detailed analysis is undertaken. This may involve decision like where to produce funds from and what rate interest, ठीक है? What rate of interest. So इसके अंदर हम लोग इन सब चीज़ों को भी कंसीडर कर सकते हैं कि आखिर हम लोग फंड कहाँ से लेके आएँगे और किस रेट पे लेके आएँगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होता है। हज़ारों सोर्स हमारे पास आते हैं, हज़ार देखो, डेट मान लो लोन लेना है, हम बहुत सारे बैंक से लोन ले सकते हैं। सबका अलग-अलग ऑफर होगा कि ये 12% पे दे रहा है, ये 10% पे दे रहा है, ये 9% पे दे रहा है। तो हम सभी को पहले एनालाइज़ करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल है, और उसी बेसिस पे अपना डिसीज़न लेंगे कि ये चीज़ है। आगे देखते हैं। फिर अपना रिस्क इन्वॉल्व्ड, कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसमें? फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट। सबसे पहली बात, अगर हम लोग किसी भी फिक्स एसेट को खरीद रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है। इट अफेक्ट्स द रिटर्न ऑफ द फर्म एज अ होल इन लॉन्ग टर्म, ओके। इट अफेक्ट द रिटर्न ऑफ द फर्म एज होल ऑन लॉन्ग टर्म। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इन लॉन्ग टर्म जो भी रिटर्न आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। Therefore, investment decision involving fixed capital influence the overall business financial risk complexion of the firm. एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है? रिस्क इन्वॉल्व्ड, फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट, सही बात है। इट अफेक्ट द रिटर्न ऑफ द फर्म एज अ होल, okay, it affects the return of the firm as a whole in long term. Therefore, investment decision involving fixed capital influence the overall business risk complexion. तो कहीं न कहीं अगर हम लोग फंड को यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बाकी सारे रिस्क को कैसे डील करेंगे? तो उसके बारे में अलग से हमें सोचना पड़ता है। ये चीज़ है। तुम्हें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि कौन-सा पॉइंट कहाँ पे डिस्कस है। जैसे रिस्क इन्वॉल्व के अंदर ये पॉइंट डिस्कस है। ये इन्फ्लुएंस करता है बिज़नेस रिस्क कॉम्प्लेक्शन, या फिर ह्यूज अमाउंट इसमें इन्वेस्ट होता है, ये चीज़ है। या फिर यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, इसके अंदर हमने किस चीज़ के बारे में बात करा था कि बहुत एक सब्सटेंशियल अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, ठीक है?
फिर आते हैं हम लोग 4th पॉइंट पे, इरिवर्सिबल डिसीजन। These decisions once taken are not reversible without incurring heavy losses. तो ऑफ कोर्स सी बात है कि तुम इतने सारे पैसे लगा रहे हो, अब तुम चाहोगे कि तुम अपने वादे से पीछे हटो, तो वहाँ पे लाखों करोड़ों का नुकसान होगा, ठीक है? लाखों अलग है, करोड़ों अलग है, ये नहीं लाखों करोड़, ठीक है? Abandoning a project after having investment is made is okay. Abandoning a project after heavy investment is made is quite costly in term of waste of fund. अगर हम लोग हजार मतलब बहुत सारे पैसे ऑलरेडी लगा चुके हैं, उसके बाद फिर हम लोग बैक ऑफ कर रहे हैं बिजनेस से, तो उस केस में क्या होता है ना कि हम लोग अब कहीं ना कहीं अपने फंड्स को वेस्ट कर रहे हैं। जितना पैसा हमने लगाया था वो सिर्फ बर्बाद हुए हैं, क्योंकि उसका कोई आउटकम नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग पीछे हट गए थे। Therefore, these decisions should be taken only after carefully evaluating each detail, or else the advertised financial consequences may be very heavy। ठीक है, तो वही बात है कि हमें इन सभी डिसीजन को लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, वरना फिर एट द एंड हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। ये चीज़ था यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। आखिर कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं अपने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को। सबसे पहले अपना नेचर ऑफ बिजनेस। हाउ द टाइप ऑफ बिजनेस हैज़ अ बेयरिंग अपॉन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब डिपेंड करता है, बस इतना बोला है। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेडिंग कंसर्न नीड लोअर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट कंपेयर टू अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सिंस इट डज नॉट रिक्वायर टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग इन बिजनेस को, जिनका काम होता है कि कहीं से वो सामान उठाए, अपने पास रखे और फिर कहीं पे बेचते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें मशीन की ज़रूरत है ही नहीं। तुम्हें ज़रूरत नहीं कि पैसे लगाओ तुम मशीन्स में। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म की, जिनका काम ही होता है प्रोड्यूस करना, जिनका काम ही होता है मशीन्स के साथ डील करना, ठीक है? तो वहाँ पे ज़रूरी है कि तुम रिकॉर्ड वहाँ पे ज़रूरी है कि तुम क्या कहते हैं, मशीन्स के ऊपर भाई मेरा दिल क्यों हेवी हो रहा है अभी? मशीन्स के ऊपर तुम इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है? ये चीज़ है। गाइस एक बार मैं ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ इसका। आई डोंट नो, कुछ होता ही है इससे। खैर आगे देखते हैं। चलो। फिर अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन, क्या आखिर अपना जो बिजनेस है वो किस स्केल पे काम कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ अपने गांव तक लिमिटेड है या फिर वो पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं? ओके, ये चीज़ है। अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एट हायर स्केल नीड बिगर प्लांट, मोर स्पेस एटसेट्रा, एंड देयरफॉर रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट व्हेन कंपेयर्ड विद स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो मान लो कि एक बिजनेस है, बहुत एमएनसी है वो, ठीक है? मतलब बहुत सारी कंट्रीज में वो अपना प्रोडक्शन करती है या फिर अपना ऑपरेशन करती है, ठीक है? तो वो बहुत बड़ी कंपनी है। उसे ज़रूरत है कि वो बहुत सारे मशीन्स को रखे, बहुत सारे वेयरहाउस को बना के रखे, जहाँ पे वो अपने सामान को रख पाए, ठीक है? ऐसी बहुत सारी जगह है। वो प्लांट्स को देखेगी, ज़मीनों को देखेगी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी फिक्स एसेट्स पे। लेकिन वहीं पे एक सिंपल सा किराने की दुकान है या फिर कोई छोटा-मोटा बिज़नेस है, उसे क्या ज़रूरत है इतने सब सोचने का? वो मशीन भी क्या ही करेगा? वो नॉर्मल ट्रेडिंग वाला बिज़नेस है, तो वो नॉर्मल खरीदेगा, बेचेगा। उसे ज़रूरत नहीं है कुछ खरीदने की। मतलब ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की फिक्स एसेट्स पे। वो मैक्स टू मैक्स एक बिल्डिंग खरीद लेगा, एक लैंड खरीद लेगा, बस हो गया उसका। ओके? या फिर कुछ मशीन बहुत लो लेवल की, मतलब एज़ कंपेयर टू लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइज़ेशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, ठीक है? एंड देयरफॉर रिक्वायर हायर, ठीक है? फिर अपना थर्ड, चॉइस ऑफ टेक्निक, व्हाट इट इज़? सम ऑर्गेनाइज़ेशन आर कैपिटल इंटेंसिव, वेयर आर सम लेबर इंटेंसिव। सो तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है? कि अपना हम लोग हमारे पास इकोनॉमिक 3 प्रॉब्लम होते हैं ना, इकोनॉमिक्स के 3 प्रॉब्लम होते हैं। अ, व्हाट टू प्रोड्यूस, अ देखो ये पार्ट मैं कट करूँगा, मेरी बेइज़्ज़ती हो रही है, ठीक है? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हॉम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है? ये 3 चीज़ें, ठीक है? यहाँ पे देखो, मैं कट नहीं कर रहा, यही याद आ गया। तो ये देखो, तो इसके हाउ टू प्रोड्यूस में 2 चीज़ें आती थी अपनी, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब हम लोग लेबर्स को हायर कर रहे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं। मशीन लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता था कि हम मशीन्स को करते थे। अगर कोई कंपनी लेबर इंटेंसिव पे काम कर रही है, उसे क्या ज़रूरत है फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने की? उसका सारा काम तो लेबर कर रहा है ना। वहीं अगर कोई कंपनी है जो कि डिपेंड करता है, मतलब
वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है? वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करता है, तो उसे तो मशीन की ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है, तो वो यूज़ करेगा ये चीज़ यहाँ पे। अरे पढ़ लेते हैं। Capital intensive organization require high investment in plant machinery as relies less on man like labor। वही बात है। अगर कोई कंपनी कैपिटल इंटेंसिव है तो उसे मशीनरी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन वुड बी हायर। ओके, सेम बात है। The require okay, okay. Labor intensive organization, on the other hand, require less investment in fixed asset. Hence, their fixed capital requirement is lower। ठीक है? तो इस वाले पॉइंट के अंदर सिंपली तुम ऐसे इसका पॉइंट ऐसे मार्क कर लेना, ठीक है? ऐसे पॉइंट बनाना और यहाँ पे 2 चीज़ें निकालना। एक है अपना लेबर इंटेंसिव और यहाँ पे है एक कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है? कैपिटल इंटेंसिव और यहाँ पे तुम इक्वल टू कर लेना लेबर में लेस रिक्वायर्ड क्या लेस रिक्वायर्ड फिक्स कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल, ठीक है? और यहाँ पे मोर, ठीक है? मोर रिक्वायर्ड। ऐसे तुम हर पॉइंट्स के ऊपर बना सकते हो ताकि तुम्हें याद रहे। ओके, लेबर एंड कैपिटल से तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ इस पॉइंट के अंदर क्या डिस्कस हुआ था। ओके, इस वाली चीज़ से तो ऐसे बुक को थोड़ा रंगीन कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए भी। आगे देखते हैं। ओके, फोर्थ अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज एसेट बिकम ऑब्सोलीट सूनर। कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे एसेट जो होते हैं वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, मतलब पुराने हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली देयर रिप्लेसमेंट बिकम ड्यू फास्टर। अब कोई चीज़ हमारी पुरानी हो चुकी है और हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास एकदम एडवांस चीज़ है, तो कहीं न कहीं हमें भी तो एडवांस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें भी तो उनसे कॉम्पीट करना है। इस ओके, हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट में देयरफॉर बी रिक्वायर्ड इन सच केसेस फॉर एग्जांपल। अब ऐसे केसेस में हमें ज़्यादा फिक्स एसेट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? जैसे कंप्यूटर बिकम ऑब्सोलीट फास्टर एंड आर रिप्लेस मच सूनर देन से फर्नीचर, ठीक है? अगर मान लो कि तुम्हारा बिज़नेस है वो फर्नीचर के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है? वहाँ पे क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है? फर्नीचर आज भी वैसा है, 5 साल भी वैसा होने वाला है या फिर 10-15 साल भी थो वैसे ही होने वाला है। कुछ मेजर चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन जहाँ पे देख रहे होगे 10 साल नहीं हुए अच्छे से। 10 साल अच्छे से नहीं हुए कि तुम्हारा जियो आया था, ओके? उससे पहले सोच लो कि तुम्हारा फ़ोन कितना ही चलता था। ओके, फ़ोन कितना ही चलता था, फिर जियो आया, फिर फ़ोन चलने लगा, फिर आज के टाइम में एआई आ गया, ठीक है? मतलब हर चीज़ बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। अ, ठीक है? तो अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेड रहना है, तो वहाँ पे ज़रूरत है कि तुम चीज़ों को कंसिडर करते रहो, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करते रहो। Thus, such organizations which use assets which are prone to obsolescence require high fixed capital to purchase such asset। वही बात है कि जिन जो इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे एसेट्स पड़े हुए हैं जो कि टाइम के साथ ऑब्सोलीट हो सकते हैं, ओके? तो वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फिक्स कैपिटल की। और गाइस, सो मत, गाइस सोने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो यहाँ पे शांति से, एग्जाम आ रहा है तुम्हारा। फिफ्थ पॉइंट, growth prospects. High growth of organization generally require high investment in fixed asset। ठीक है? अगर हम लोग देखते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की तो देखो, हायर हायर ग्रोथ of organization generally require high investment in fixed asset। Even when such growth is expected, a company may choose to create higher capacity in order to meet the anticipated higher demand quicker। ठीक है? This entail larger investment in fixed asset and consequently larger fixed capital। तो समझो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मान लो कि एक कंपनी है, ये हमारी प्यारी सी छोटी मोटी सी कंपनी है, ठीक है? छोटी मोटी सी कंपनी, या तो हो सकता है इसने डिसाइड कर रखी है कि हाँ मैं पक्का हूँ इन फ्यूचर मुझे अपनी कंपनी को बड़ा करना है, ग्रो करना है, या फिर ये अनश्योर है लेकिन इसके मन में है कि हाँ मैं बड़ा कर सकता हूँ और मौका मिला तो जरूर, ठीक है? अब देखो, इसका तो पक्का है कि इससे अगर ग्रो करना है तो इसे मशीन्स खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग्स खरीदने पड़ेंगे, लैंड खरीदना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। मतलब इन शॉर्ट फिक्स कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है? इसका तो सॉर्ट आउट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ही है। अब मान लो कि दूसरा केस है, जो बंदा अनश्योर था, ठीक है? इस वाले केस में क्या होगा ना कि मान लो कि एक अपॉर्च्युनिटी तुम्हारे सामने आती है। हो सकता है कि एक इंसान यहाँ पे आता है कि कहता है कि मुझे ना
2 लाख पेपर का ऑर्डर देता है, ठीक है? कुछ भी हो मतलब कुछ भी 2 लाख यूनिट का ऑर्डर देना चाहता है किसी को और ये अनश्योर वाला बंदा कहते हैं मिल गया मौका। अब मैं करूँगा अपनी कंपनी को बड़ा, ठीक है? उस पॉइंट पे ये बंदा मशीन्स को खरीद सकता है। भले उसके पास जगह कम है लेकिन वो मशीन्स को खरीदेगा ताकि वो इस 2 लाख की डिमांड को मीट कर पाए, ओके? और इस मशीन को जब उसने खरीद लिया तो कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे अपने ग्रोथ वाले पाथ पे निकल जाएगा। ये चीज़ है यहाँ पे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं गाइस। आर यू गाइस रेडी? जल्दी अपना एग्जाम आने वाला है। गाइस सॉरी कान फाड़ने के लिए। आगे देखते हैं। A company may choose to create higher capacity in order to meet ओके ठीक है। This entail larger investment in fixed asset and consequently larger fixed capital। तो वही बात है कि हमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगा और फिक्स कैपिटल चाहिए होगा तो नहीं, फिक्स एसेट चाहिए होगा। अगर हमें फिक्स एसेट चाहिए तो कहीं न कहीं हमें फिक्स कैपिटल को भी चाहिए होगा। ठीक है? मतलब समझ रहे हो, ठीक है। ओके, 6 पॉइंट पे आते हैं। डाइवर्सिफिकेशन। A firm may choose to diversify its operation from various reasons. With diversification, fixed capital requirement increase। अब मान लो कि मैं सिर्फ मेरे एक कंपनी था, ठीक है? वो कंपनी सिर्फ पहले कपड़ों में डील करता था, मैं कपड़े बनाता था, लेकिन अब मेरे अंदर थोड़ा बहुत चुल मच रहा है, ठीक है? कि मैं शूज़ भी बेचूँगा। मैं फिर वॉचेस से भी घड़ियाँ भी बेचूँगा, ठीक है? वॉचेस, ठीक है? तो इस केस में कहीं न कहीं तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी कि तुम्हारे पास ज़्यादा फिक्स कैपिटल हो। ज़्यादा चलो वेयरहाउस ज़्यादा हो या फिर ज़्यादा स्पेस हो जहाँ पे तुम इन सभी स्टॉक को रख पाओ या फिर ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो तुम्हें रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है उस समय पे। जब तुम डाइवर्सिफ़ाई करने का ट्राई करते हो तो वहाँ पे तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। ये चीज़ है यहाँ पे। फिक्स कैपिटल हो गया, ठीक है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखा है। टेक्सटाइल कंपनी इज़ डाइवर्सिफाइंग एंड स्टार्टिंग अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ऑब्वियसली इट इस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल विल इंक्रीज, ओके। यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। अब देखो, गारमेंट वाला कंपनी है, टेक्सटाइल वाला कंपनी है, वो कपड़ों में डील करता है। अब उसने सोचा कि मैं सीमेंट वाले इंडस्ट्री में जाऊंगा। एक बार को ये बंदा शूज बेचता है, ठीक है, शूज बेचता है या फिर वॉचेस बेचता, तो उसे इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास इनफ स्पेस होता कि वो इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट कर पाए, मतलब रख पाए। लेकिन अगर ये बंदा, ये जो बिज़नेस है जो कि सिर्फ़ टेक्सटाइल में डील कर रहा था पहले, ठीक है? ये डिसाइड करता है एक ऐसे बिज़नेस में जाना जहाँ पे इसका दूर-दूर तक कोई नाता ही नहीं है। इसके बिज़नेस का कोई नाता है ही नहीं। तो कहीं न कहीं इसे पूरा सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ेगा। उसे मशीन्स लानी पड़ेगी, लैंड लाना पड़ेगा, बिल्डिंग लानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है यहाँ पे। अगर तुम डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारे फिक्स एसेट का ज़रूरत पड़ेगा। अनडाउटेडली यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा जहाँ पे तुम शूज़ और वॉचेस बेच रहे हो, ठीक है? ओके? ओके। अब आगे देखते हैं, ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन हो गया। फिर अपना फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, ओके। अ डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट में प्रोवाइड लीजिंग फैसिलिटीज एज एन अल्टरनेटिव टू आउटराइट द परचेज, ठीक है। लीजिंग फैसिलिटी एज अल्टरनेटिव टू आउटराइट द परचेज। When an asset is taken on lease by the firm, pay lease rental and use it. By doing so, it avoids some huge sum required to purchase it. Availability of leasing facilities thus may reduce the fund required or to be invested in fixed asset, thereby reducing the fixed capital requirement. Such a strategy is specially suitable in high risk line business. अब देखो यहाँ पे क्लियरली समझो, मैं चीज समझाता हूँ। यहाँ पे तुमने एक चीज पढ़ा, लीज, दिस बिग बॉय लीज, LEASE। जब तुम कॉलेज में आओगे, ठीक है, जब तुम अपना COT देते हो, अच्छा खासा स्कोर कर लेगे और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम अपने ड्रीम कॉलेज में बैठे होगे। फर्स्ट सेम में तुम्हें पढ़ाया जाएगा बिजनेस लॉ, ठीक है, बिजनेस लॉ। और उसमें तुम्हें एक चैप्टर आएगा लीज, वो पूरा डिपेंड ही करेगा तुम्हारे लीज पे, ठीक है। तो लीज से तुम क्या समझते हो पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मान लो एक कंडीशन तो ये होता है कि तुम्हें मशीन चाहिए तो तुमने पैसे दिए और तुमने इस मशीन को खरीद लिया। लेकिन एक कंडीशन ये भी होता है कि तुम्हें मशीन चाहिए, वेट, तुम्हें मशीन चाहिए, ठीक है, मशीन चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पास अभी इनफ फंड नहीं है। तो तुमने इस बंदे से बात करी जिसके पास मशीन था कि भाई तू मुझे ये मशीन यूज़ करने के लिए दे दे, यूज़ करने के लिए दे दे, मैं तुझे टाइम टू टाइम पैसे देते रहूँगा, ठीक है।
ये अपना कंपनी, मैं कंपनी को कंपनी की तरह ही बना देता हूँ, ठीक है? ये अपना कंपनी है, ओके? तो ये जो बंदा था ये मान गया, ठीक है? मान गया कि हाँ, चल ठीक है, तू इस वाले मशीन को रख सकता है अपने काम को करने के लिए। और एक चीज़ समझो, लीज़ पे हम लोग एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही देते हैं। ये नहीं कि मशीन मैंने दिया है और वो सामने वाला बंदा मशीन को बेचने लगा। ₹200 का एक मशीन, ऐसे नहीं करना उसे। मशीन को दिया है उसने काम पे लगाने के लिए, तो वो बंदा काम पे ही लगाएगा। ये चीज़ है लीज़ का। और एक बार इन और इसके पहले देखो, कंपनी यूज़ कर रही है, इसके पहले वो पट टाइम टू टाइम इसको पेमेंट देती रहती है। पेमेंट 1, फिर पेमेंट 2, फिर पेमेंट 3, और ऐसे करते-करते एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो बंदा कंपनी जो है वो अपनी फाइनल पेमेंट दे देती है, ठीक है? पेमेंट फाइनल। और जब ये फाइनल पेमेंट हो जाती है, ठीक है? ये जो फाइनल पेमेंट जितने जितने की भी हो, फाइनल पेमेंट हो जाती है, तो ये जो मशीन था, एक सेकंड, जो ये मशीन था, अब ये कंपनी का हो गया। ओके, अब इसके ऊपर राइट्स किसके पास है? कंपनी के पास, ठीक है? अब ये इंसान नो लॉन्गर ओनर, ठीक है? ये ओनर नहीं रहा। ये होता है लीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट। तो सोच के देखो, एक ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे तुम्हें पता नहीं है कि कल क्या होगा, ठीक है? तुमने क्या तुम वहाँ पे चाहोगे कि मैं लाखों करोड़ों का मशीन खरीदूँ उस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए? मान लो कि मैं बहुत ही छोटा-सा इंसान हूँ, ठीक है? अभी अ, और मैं चाहता हूँ कि मैं पेट्रोलियम के अंदर घुस जाऊँ, ठीक है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर घुस जाऊँ, ठीक है? तो उस सिचुएशन में क्या मैं डायरेक्टली जाऊँगा और मशीन खरीद के ले आऊँगा? मैं रिफाइनरीज़ को लेके आ जाऊँगा यहाँ पे अपने पास? ऐसा नहीं होगा, ठीक है? सबसे पहली बात, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्क है। सामने इतने बड़े-बड़े जायंट्स बैठे हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर जो कि इस चीज़ को ऑपरेट करते हैं। इस ऑयल रिफाइनिंग को मतलब उनको, वो लीडर है वहाँ पे, दिल क्यों बनाते हैं ये? जैसे वहाँ पे, ठीक है? अपना क्या कहते हैं उसे? रिलायंस भी है इसके अंदर और बहुत सारे, ठीक है? वो लोग हैं इसके अंदर। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं ऐसे मार्केट के अंदर एंटर करूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो पहले मैं ट्राई करूँगा। मैं किसी से बात करता हूँ और ट्राई करूँगा कि वो मुझे लीज़ पे मशीन्स दे दे, ठीक है? कि मैं उसे यूज़ भी करता रहूँ और उसके बदले मैं कुछ पैसे दे दूँ। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे फ़ील होता है कि हाँ, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो उसी पॉइंट में मैं उसकी मशीन को इसको वापस कर दूँगा और उसके बाद से मुझे कुछ भी पेमेंट नहीं करना। बस, बात खत्म। ये चीज़ है। तो लीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया सा रोल प्ले करता है यहाँ पे हमारे लिए। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स का ये पॉइंट था लीज़िंग वाला, तो य याद रखना, ठीक है? वेरी स्लो डाउन है तो ये ठीक है, ये चीज़। ये एग्ज़ाम्पल बहुत प्यारा-सा था और याद रखना, ठीक है? Thus, may reduce the fund requirement required to be invested in fixed asset, thereby reducing the fixed capital requirement. Okay, reducing the fixed capital requirement. सो वही बात है कि अगर हम लोग लीज़ पे ले रहे हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। हम कहीं न कहीं एक रेंट की तरह मान लो, ठीक है? रेंट की तरह हम लोग कुछ अमाउंट दे रहे हैं उसे, और वो अमाउंट ऑफ कोर्स 100 करोड़ तो नहीं है। एक साथ हम इतना पैसा नहीं दे रहे वहाँ पे। हो सकता है कि हम लोग 10 लाख का ले रखे हों और 10 लाख हो गया, फिर 50 लाख हो गया। हम लोग इतना दे रहे हों जो कि कंपनी के बेसिस पे अफोर्डेबल है। एक बड़ी सी कंपनी के लिए अफोर्डेबल है थोड़ा बहुत, ठीक है? ये चीज़ है। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम्पल दिया था फैक्ट्स एंड फिगर का, वहाँ पे फिगर ऑफ कोर्स चेंज होगा। ज़रूरी नहीं है कि 100 करोड़ का मशीन ही खरीदना है मुझे, ये चीज़। Thereby reducing the fixed capital requirement, such a strategy is especially suitable in high risk line businesses. So ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। जैसे मैंने बताया था अपना एग्ज़ाम्पल देके कि अगर मुझे पेट्रोलियम के अंदर जाना हुआ, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं डायरेक्टली नहीं जाने वाला। मैं लीज़ लूँगा पहले, लीज़ पे सामान लूँगा जो भी लेना हुआ तो। फिर लास्ट पॉइंट अपना लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। हे फ्रेंड्स, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, क्या तुम मेरे साथ कर सकते हो? गाइस छोड़ो, ठीक है? लेवल ऑफ कोलैबोरेशन आते हैं यहाँ पे। एट टाइम्स सर्टेन बिज़नेसेस ऑर्गनाइज़ेशंस शेयर ईच अदर फैसिलिटीज़। सो ऐसे भी बहुत सारे टाइम्स आते हैं जहाँ पे अपना बिज़नेस है, बहुत एक-दूसरे को शेयर करते हैं। 2 कंपनीज़ हैं, दोनों ने टाई अप कर लिया और एक-दूसरे के एसेट्स को वो लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? कि इसके पास ये मशीन था, चल ठीक है, आज के दिन मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसके पास ये मशीन था, चल आज के दिन मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? मान लो कि ये बस तुम्हारी हुडी है, जो कि तुम्हारी बहन आके चुरा लेती है।
और ये चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बैंक में यूज़ अनदर्स एटीएम और सम ऑफ देम में जॉइंटली एस्टेब्लिश पर्टिकुलर फैसिलिटी। A bank may use another ATMs or of them may jointly establish particular facility. This is a feasible if the scale of operation of each one of them is not sufficient to make full use of facility. So तुमने देखा होगा बहुत सारे एटीएम्स होते हैं, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे भी एटीएम्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कार्ड को ही एक्सेप्ट करते हैं। एक्सिस बैंक है तो वो एक्सिस बैंक के ही कार्ड को एक्सेप्ट करेगा। वहाँ पे तुम एसबीआई का कार्ड डालोगे तो तुम यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे भी एटीएम्स होते हैं जहाँ पे तुम कोई सा भी कार्ड डाल दो, ठीक है? वहाँ पे कोई सा भी कार्ड डाल दो, वो पैसे निकाल के दे देगा तुम्हें। तो ये कहीं न कहीं तुम देख सकते हो यहाँ पे सारी कंपनी ने जॉइंटली इस एटीएम को एस्टैब्लिश करा है। बहुत सारी कंपनियाँ एसबीआई आ गई, एक्सिस आ गई, पीएनबी आ गया, बहुत सारी कंपनीज़ आ गई। तो उन्होंने साथ में बैठे और फंड इकट्ठा करा और इन एटीएम्स को बाँट दिया, ठीक है? बाँट दिया मतलब वही है, अगर एसबीआई पूरे इंडिया के अंदर सभी जगह पे सिर्फ़ अपने ही बना रहा होता तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है? पीएनबी अगर ऐसा कर रहा हो तो उसे खुद पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। एक्सिस बैंक कर रहा तो उसे खुद बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन इन लोगों ने टाई अप करा, साथ में टाई अप करा और साथ ही साथ क्या करा कि वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया। मतलब एक ऐसा एटीएम बना दिया जहाँ पे सभी कार्ड्स एक्सेप्ट हो रहे हो। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ है। इसको एक बार प्रॉपर्ली पढ़ लेते क्या सीन है। This is feasible if scale of operation of each another is sufficient to make full use of the facility. Such collaboration reduce the level of investment in fixed asset for each other of the participating organization. तो अगेन वही बात है कि अगर हम लोग ऐसे सिचुएशन लेके आ जाते हैं तो एक दूसरे को जरूरत नहीं पड़ती कि ज़्यादा पैसे खर्च करें, ठीक है? इस वाले टॉपिक में प्लीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम्पल किस हेडिंग के अंदर आते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ याद रखना, तुम्हारी हेल्प होगी। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा याद करने वाला है और समझने वाला है। अभी तक तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, मैं पक्का आंसर करूँगा, ठीक है? अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, वो क्या है? वर्किंग कैपिटल। लेट्स कम टू वर्किंग कैपिटल। लोड होने दो। छू मंतर छू। नहीं हुआ, हो गया। ये apart from the investment in fixed asset, every or business organization need to invest in current asset. तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, ठीक है? चाहे बिज़नेस कैसा भी हो, उन्हें फिक्स एसेट्स के साथ-साथ कुछ पैसे तो करंट एसेट पे भी तो इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वो मशीन लेके आ गए और सिर्फ़ मशीन के बेसिस पे अपना पूरा धंधा चला रहे हैं। उन्हें चाहिए कि एम्प्लॉइज़ का कैश हो उनके पास, कैश हो, इन्वेंटरी हो उनके पास, ये सब चीज़ें उनके पास होना चाहिए। ओके? Current assets are usually more liquid but contribute less to the profit than fixed asset. अब देखो, जो हमारे पास करंट एसेट होता है ना, करंट एसेट, उसका सिर्फ एक मेन काम होता है कि हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज या फिर कोई भी ऐसे एक्टिविटीज जिसका यूज 1 साल से कम है, उसको हम लोग फंड कर सकें। हम यहाँ पे ये नहीं सोचते सोचते कि करंट एसेट को हमने रख रखा है, कैश को हमने रख रखा है कि 10 साल बाद उसका मुझे फायदा मिले। ऐसा हम लोग नहीं सोचते, ठीक है? उसके लिए फिक्स एसेट वहाँ पे बैठा हुआ है। इसका सिर्फ़ काम है कि 1 साल के अंदर जो भी कुछ भी होने वाला है, उसको हम लोग फंड कर सकें। ओके, ये चीज़ है। होल्ड ऑन गाइज़। सो अगर हम लोग देखते हैं करंट एसेट को, ठीक है? तो उसका मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि उसका यूज़ क्या होता है। ओके? करंट एसेट आर यूजुअली मोर लिक्विड बट कंट्रीब्यूट ले ठीक है? एग्ज़ाम्पल ऑफ करंट एसेट इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी आर एज़ बिलो। अगेन वेरी इंपोर्टेंट चीज़। वेरी, 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 वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है? तुम्हें ये सीक्वेंस याद रखना है। जो सबसे टॉप पे है ना कैश, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है? वो लिक्विड है बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अगर तुमने इसे बेचा तो जल्दी पैसे आ जाएँगे। बिल्स रिसीवेबल एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पैसे आ जाते हैं। फिर डेटर्स एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फिर पैसे आते हैं, ठीक है? फिनिश गुड इन्वेंटरी, जब सामान बिकेगा तब पैसे आएँगे, लेकिन आएँगे, ठीक है? वो लिक्विड है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है? ये सब चीज़ें आती हैं। प्रीपेड सबसे लीस्ट होता है और कैश सबसे मोस्ट लिक्विड होता है। तो भई ये पूरा सीक्वेंस के साथ याद रखना पड़ेगा और ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, तुम्हें याद रखना, ठीक है? आगे देखते हैं।
These assets are, as noted earlier, are expected to get converted into cash or cash equivalent within a period of 1 year. ये सभी चीज़ों को हम लोग 1 साल के अंदर कैश में बदल सकते हैं। ओके, जो इन्वेंटरी बिक गई वो इन्वेंटरी हमें मिल जाती है। प्रीपेड एक्सपेंस को भी अगर हम लोग देखते हैं, तो जनरली हम लोग डील करते हैं कि 1 साल के अंदर उसका फ़ायदा हमें मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ है। वेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने एक्सपेंसेस को प्रीपेड कर रखा है। तो उसका फ़ायदा जो है वो हमें 1 साल के अंदर मिल रहा है। एक्सपेंसेस किसी चीज़ को खरीदने के लिए कर रखा होगा, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ओके। दीज़ प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बिज़नेस कि हमारे बिज़नेस के पास पैसे हों एंड एसेट इज़ मोर लिक्विड इफ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकर एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन इन वैल्यू। सो एक एसेट को हम लोग लिक्विड तब मानते हैं जब हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, वो भी बहुत ही ईज़ी तरीके से। आगे देखते हैं, ठीक है? इनसफिशिएंट एस एक सेकंड रुको। Insufficient investment in current asset may make it more difficult for an organization to meet its payment obligation. अब मान लो, ठीक है, इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट अगर मान लो कि सारे के सारे पैसे हमने फिक्स एसेट में लगा दिए, ठीक है, और हमारे पास सिर्फ कैश बहुत ही कम बचा हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग वो नॉर्मल पेमेंट्स हम लोग नहीं मीट कर पाएंगे कि हमें सैलरी देना है, हमें रेंट देना है, हमें ये सब करना है, तो उस चीज़ों को हम लोग मीट नहीं कर पाएँगे। ओके। हाउएवर हाउएवर दीज़ एसेट प्रोवाइड लिटिल लो रिटर्न। सो अगर हम लोग इसका केस देखते हैं, तो यहाँ से हमें बहुत कम ही रिटर्न मिलता है, कैसे वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ओके। हेंस अ बैलेंस नीड टू बी स्ट्रक बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो हमें एक प्रॉपर सा सिचुएशन इमेजिन करना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग बैलेंस कर सकें लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को। अगेन आई विल सजेस्ट सेकंड लेक्चर को देखना, ठीक है, इसी चैप्टर का। वहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्ली मैंने बता रखा है कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का रिलेशन क्या है, ठीक है। हम लोग कैसे कह रहे हैं कि या तो लिक्विडिटी को हम लोग कंसिडर करते हैं या फिर प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग। करंट लाइबिलिटीज आर दोज पेमेंट ऑब्लिगेशन विच आर ड्यू टू पेमेंट विद इन 1 ईयर। अगर हम लोग करंट लाइबिलिटीज को देखते हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमें उसे 1 साल के अंदर पे करना है। ओके, such as bills payable, creditors, outstanding expenses, and advances received from customers. तो मान लो कि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है? चाहे वो बिल्स पेबल हो गया, चाहे वो क्रेडिटर्स हो गए, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो इन सब चीज़ों को हमें पे करना पड़ता है, ठीक है? अब यहाँ पे 2 चीज़ें मार्क कर लेना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे अकाउंट्स में भी काम आ जाएगा। वेट। पहला है अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, एक ये चीज़ है। अगर तुम्हारा अकाउंट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा तगड़ा है तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बट आई विल से कि एक बार बस मार्क कर लो, ठीक है? वो तुम्हें हेल्प करेगा आगे। और यहाँ पे एक ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है अपना? अ, करंट एसेट करंट एसेट, और ये क्या है अपना? करंट लायबिलिटी, ये चीज़। आगे देखते हैं। सम पार्ट ऑफ द करंट एसेट इज़ यूजुअली फाइनेंस्ड थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज़, दैट इज़ करंट लायबिलिटीज़। हो सकता है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें कैश की ज़रूरत है। हमें कैश की ज़रूरत है और हमने करंट लायबिलिटी से वो पैसे उधार ले लिए। कैसे? मान लो कि हमने क्रेडिटर से पैसे उधार ले लिए या फिर हमने गुड्स को सेल करा, ठीक है? अ, बिल्स रिसीवेबल, गुड्स को सेल करा और वहाँ से हमें बिल्स रिसीवेबल्स मिल गए, ठीक है? ऐसी चीज़ है। नहीं, वो इसका पार्ट नहीं होगा शायद, ठीक है? मतलब तुम एग्ज़ाम्पल समझ सकते हो ये सब चीज़ें। सम पार्ट ऑफ करंट एसेट इज़ यूजुअली फाइनेंस्ड, ठीक है? The rest is financed through the long-term sources and is called net working capital. ओके, अब यहाँ पे देखो, कोई टेक्निकल टर्म्स आ रही हैं। सो स्वागत करते हैं अपने नेट वर्किंग कैपिटल का। नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये चीज़ है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड। तुमने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, अकाउंट्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कि क्या होता है? ये अपना करंट एसेट, होल्ड ऑन, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है, ठीक है? करंट एसेट माइनस
करंट लायबिलिटी। ओके, तो ये क्या है? ये क्या है? सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे कैश करंट एसेट कितना रिक्वायर्ड है, ओके? और उसमें से हमने कितना जो है वो हमने करंट लायबिलिटी से मीट कर लिया। मान लो कि हमें 1000 करोड़ की ज़रूरत थी, 1000 रुपए की ज़रूरत थी, ठीक है? ज़्यादा स 1000 करोड़ की ज़रूरत थी, उसमें से हमने मान लो कि 200 करोड़ हमने अंबानी से ले लिया। चलो ठीक है, कोई नहीं, समझते हैं उसके पास पैसों की कमी है, तो उसने सिर्फ 200 करोड़ दिया, ठीक है? तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल कितना हुआ? हमारे पास कितना अवेलेबल, मतलब कितना अभी और चाहिए होगा हमें, या और कितना हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें फाइनेंस करना है, वो होता है अपना यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है? दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दस नेट वर्किंग कैपिटल में बी डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। तो यही चीज़ है। आई होप सो क्लियर है। जो ये 800 करोड़ का जो डिफरेंस है ना, वो मुझे खुद से कहीं से देखना पड़ेगा, कहाँ से मैं लूँगा, और वो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस से, ठीक है? लॉन्ग टर्म से। अंबानी मुझे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाया। प्लीज़ ट्रोल मत करना। आगे देखते हैं, चलो। नाउ वी विल स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, चलो देखते हैं, ठीक है? नेचर ऑफ बिज़नेस। सबसे अगेन पहला नेचर ऑफ बिज़नेस। द बेसिक नेचर ऑफ बिज़नेस इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। तो सबसे पहली बात है कि अपना बिज़नेस कैसा है, वही डिपेंड कर देता है कि आखिर अपने अंदर, मतलब हमारी कंपनी के अंदर कितना रिक्वायरमेंट होगा वर्किंग कैपिटल का। जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज़ेशन है, ठीक है? उन्हें कम ज़रूरत पड़ती है। कैसे? देखते हैं। नीड अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कंपेयर्ड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ बिकॉज़ देयर इज़ अ यूजुअली नो प्रोसेसिंग। Therefore, there is no distinction between raw material and finished good. Okay, okay. सो एक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देख लेते हैं, ठीक है? तो उन्हें पहले तो हमें पता है कि इन्वेंट्रीज जो होती हैं वो अपना करंट एसेट होता है, ठीक है? करंट एसेट के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर भी 4 चीज़ें आती हैं, 4 या 3 आती है। एक रॉ मटेरियल, ठीक है? फिर वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर अपना फिनिश गुड जो भी होता है। बीच में भी आता है क्या कुछ? मैं शायद भूल रहा हूँ अभी, ठीक है? जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो पार्ट है अपने किसके? ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली नीड स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टू मैन्युफैक्चरिंग। मैं कॉन्सेप्ट नहीं भूलता, मैं भूल जाता हूँ कि भाई मैं पढ़ा क्या रहा था। द बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है? द ट्रेडिंग, दिस इज बिकॉज देयर is usually no processing, therefore there is no distribution between raw material and finished good. So again वही बात है। तो हमें यहाँ पर इसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे, इसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे, इसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे, ओके? तो हाँ, यहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये सभी कहीं न कहीं इन्वेंटरी का पूरा पार्ट है, वो करंट एसेट है, और करंट एसेट को फंड करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। ओके, आई होप सो अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है? दिस इज़ बिकॉज़ देयर इज़ यूजुअली नो प्रोसेसिंग। हाँ, कितनी बार पढ़ूँगा? Sales can be effected immediately upon the receipt of material, sometime even before that. In manufacturing business, however, raw material needs action. Therefore, there is no distribution during raw material. Sales can be effected immediately upon the receipt of materials. ओके, सो ये वाला एग्जांपल है कि अगर हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग वाली कंपनी, तो वहाँ पे सिर्फ सामान आता है, तुम बेच देते हो, और इसके बीच में बहुत कम पैसे लगते हैं, ठीक है? जितना भी तुम्हारा खर्च होता होगा वो बहुत कम होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। वहीं पे अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, हाउएवर, रॉ मटेरियल नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स बिफोर एनी सेल्स बिकम पॉसिबल, ठीक है? अदर factors remaining the same, a trading business require less working capital. Similarly, a service industry which usually do not have to maintain inventory require less working capital. तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जो भी एग्जांपल समझाया था, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का, वो सही है, ठीक है? एक बात तो ये है, प्लस में वर्किंग कैपिटल वहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है। मान लो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को पहले तुम चेंज करोगे वर्क इन प्रोग्रेस को, फिर उसे चेंज करोगे तुम फिनिश गुड्स को, इसमें भी तो पैसे इंक्लूड हो रहे हैं ना, तो ये भी पॉइंट है। और साथ ही साथ ट्रेडिंग वालों को क्या है, उन्होंने सामान उठाया, उससे कुछ नहीं करना, उसे बेच देना है। और अगर हम लोग देखते एक और इंडस्ट्री की, सर्विस वाले की, मतलब सर्विस कॉल जो करते रहते हैं, ठीक है? उनको और कम पैसों की ज़रूरत होती है।
मतलब वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक जगह पे बैठना है, कॉल करना है, खत्म करना है ये चीज़। सो एक यहाँ पे एक कंक्लूड कर लो, ठीक है, इस पॉइंट से कि जो अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद कौन आता है? ट्रेडिंग आता है। उसके बाद कौन आता है? सर्विसिंग आता है, ठीक है? ये सीक्वेंस याद रखना, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे, स्केल ऑफ ऑपरेशन। For organization which operate on higher scale of operation, the quantum of inventory and debtor required is generally high. So मान लो कि कोई कंपनी जो है वो एकदम बहुत टॉप लेवल पे काम कर रही है, ठीक है? तो पहली बात तो अगर वो इतने टॉप लेवल पे काम कर रही है तो उसे ज़रूरत है कि वो अपनी इन्वेंटरी को मेंटेन करके रखे, क्योंकि कभी भी कितना भी ऑर्डर आ सकता है, तो उसे ज़रूरी है कि वो इन्वेंटरी को मेंटेन करके रखे। साथ ही साथ हो सकता है कि बहुत सारे लोग क्रेडिट पे सामान परचेज़ कर रहे हो, मतलब वो डेटर बन रहे हो हमारे, तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, ओके? Such organization therefore require large amount of working capital as compared to organization which operate on a lower scale. So वही बात है कि जो कंपनी इतने हाई लेवल पे काम कर रही है, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, मतलब ज़्यादा पैसों की, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू एनी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्मॉल स्केल पे काम कर रही है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, हम साइकिल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है? प्रोडक्शन साइकिल, फिर सीज़न फैक्ट, ओके, ये साइकिल नहीं है बट सीज़न फैक्टर हो गया या फिर प्रोडक्शन साइकिल हो गए, ओके? इन तीनों को हम लोग प्रॉपर्ली देखने वाले हैं कि आखिर इनके डिफरेंस क्या हैं? इनका मतलब क्या है और इनका डिफरेंस क्या है, ठीक है? ये चीज़ प्लीज़ नोट कर लेना जो भी वर्ड WCR वाला मैंने लिखाया हुआ था, ओके? डिफ फिर आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, बिज़नेस साइकिल। Different phase of business cycle affect requirement of working capital by a firm. In case of boom, the sale as well as production are likely to be large. Therefore, large amount of working capital is required. As against, the requirement of working capital will be lower during the period of depression, as sales as well as production will be small. So इस कंडीशन को देखो, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर 2 कंडीशंस होती हैं। क्या कहते हैं, बिज़नेस साइकिल के अंदर या तो अपने आप बूम होता है कि लोग खरीद रहे हैं एंड सामान बिक रहे हैं, ये बूम वाला कंडीशन होता है, ठीक है? तो वेट, ओके, ये बूम वाला कंडीशन होता है। तो अगर ज़्यादा सामान बिक पा रहा है, ज़्यादा सामान लोग चाहते हैं कि हम लोग खरीदें, मतलब ज़्यादा कस्टमर्स हैं हमारे पास, तो हमें ज़रूरत है कि हम लोग प्रोड्यूस करें सामान को, और प्रोड्यूस करने में क्या लगता है? वर्किंग कैपिटल। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल वहाँ पे रिक्वायर हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन की, नहीं, मैं तुम्हारे डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है? हम बात करते हैं इस पॉइंट पे जो डिप्रेशन है। मतलब कि तुम्हारा सेल्स हो ही नहीं रहा, डिमांड बहुत कम है, तो वहाँ पे तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम प्रोडक्शन करो। तो उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए तुम्हारी वर्किंग कैपिटल बहुत ही कम हो जाती है रिक्वायरमेंट, ठीक है? ये चीज़ है। अ, फिर हम लोग पढ़ते हैं सीज़नल फैक्टर पे। इसमें क्या है? मोस्ट बिज़नेस हैव देयर सीज़नैलिटी इन देयर ऑपरेशन। इन पीक सीज़न, because of high level of activity, large amount of working capital is required. As against, the level of activity as well as requirement of working capital will be lower in case of lean season. Okay, ये भी सिमिलर टू यही है, सिमिलर टू बिजनेस साइकिल है, ठीक, सिमिलर टू बिजनेस साइकिल है, लेकिन इसमें वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। इसमें क्या चेंज हो रहा है? वर्ड्स चेंज हो रहा है। जहाँ पे यहाँ पे बूम था, यहाँ पे पीक सीजन है। जहाँ पे वो डिप्रेशन था, ओके, जहाँ पे डिप्रेशन था, जहाँ पे तुम थे, ओके, जहाँ पे तुम थे वहाँ पे लीन सीज़न है, ओके, ये चीज़। आगे देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, पीक सीज़न में ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है और लीन सीज़न में कम रिक्वायरमेंट होती है। तुम्हें यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स को कैच करना है कि बिज़नेस साइकिल के अंदर बूम आता है और डिप्रेशन आता है। सीज़नल साइकिल के अंदर पीक और वो आता है, ठीक है? लीन आता है। अब प्रोडक्शन साइकिल को भी एक बार देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है? प्रोडक्शन साइकिल इज़ द टाइम स्पैन बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्शन इनटू फिनिश गुड। सो जो हम लोग नॉर्मली अकाउंट्स के अंदर बिजनेस साइकिल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल हम लोग सुनते रहते हैं, वो है अपना प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल को तुम ऐसे ही याद कर सकते हो
कि हम लोग कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? मतलब किस टाइम ड्यूरेशन तक हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इट इज़ अ टाइम स्पैन बिटवीन रिसीप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जब हमें पैसे मतलब रॉ मटेरियल मिल रहा है और वो टाइम जब हमें उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करें फिनिश गुड तक। तो इस पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं, ठीक है? ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है? जब हमें रॉ मटेरियल मिला और ये टाइम पीरियड जब हमने उसे सेल कर लिया, ठीक है? ये हो सकता है कि 6 महीने का हो, 6 मंथ का हो और वहीं पे हो सकता है कि ये सालों का हो। मतलब ज़्यादा नहीं बट ठीक है, वो हो सकता है। Some some businesses have longer production cycle, while some have shorter one. Duration and the length of production cycle affect the amount of fund required for raw material and expenses. Okay. So जैसे वहाँ पे लीन था, बूम था, फिर बूम था और क्या था? शॉर्ट नहीं, जैसे बूम था और एक सेकंड, क्या था मैं, डिप्रेशन, बूम और डिप्रेशन था, दूसरे वाले में था पीक और लीन। वैसे यहाँ पे शॉर्टर या फिर लॉन्गर वाला केस है, ठीक है? अगर ड्यूरेशन एंड लेंथ ठीक है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर इफ फॉर्म विथ लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल। जो अपना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर अ बिजनेस फर्म जो कि सालों साल मतलब जिनका काम बहुत ज़्यादा प्रोसेस जिनका प्रोसेसिंग साइकिल या फिर प्रोडक्शन साइकिल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है? और जिनका कम होता है प्रोडक्शन साइकिल उन्हें कम पैसों की ज़रूरत पड़ती है। सिंपली समझ सकते हो, ओके? जिनके पास जिनको ज़्यादा टाइम तक काम करना है उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना, और जिनको कम टाइम तक काम करना है उन्हें कम पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम अपने कॉपी में ये जो भी मैंने बना रखा है उसे बना लो, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। बस तुम्हें कैच करना है कि बिज़नेस साइकिल, अगर तुम्हें बूम और डिप्रेशन जैसे वर्ड दिख रहे हैं तो बिज़नेस साइकिल, अगर तुम्हें दिख रहा है कोई सीज़न मतलब पीक या फिर लीन तो सीज़नल फैक्टर्स, और तुम्हें दिख रहा है लॉन्गर या फिर शॉर्टर तो यहाँ पे तुम रिलेट कर देना किससे? प्रोडक्शन साइकिल से। अब आगे देखते हैं। फिर अपना क्रेडिट अलाउड, इम्पोर्टेंट। क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड ये दोनों डिफरेंस होता है, ठीक है? Different firms allow different credit terms to their customers. These depend upon the level of competition that the firm face as well as credit worthiness of their client. A liberal credit policy result in higher amount of debtor, increasing the requirement of working capital. आखिर इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, 2 केसेस होते हैं, ठीक है? मान लो कि तुम बिज़नेस हो, ठीक है? तुम बिज़नेस हो, तुम्हें कहीं से अपना रॉ मटेरियल लेना पड़ता है। ये रॉ मटेरियल का बॉक्स है, ठीक है? ये तुम्हें कहीं से लेना पड़ता है और जो भी तुम सामान बना के बेचते हो, जो भी सामान तुमने बनाया उसे कहीं पे बेचना होता है, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारे कंज़्यूमर्स होते हैं। कंज़्यूमर यहाँ पे है अपना सप्लायर, ठीक है? सप्लायर। अभी इस ड्यूरेशन में हम लोग इस वाले कंडीशन को पढ़ रहे हैं, रुको एक सेकंड। इस वाले कंडीशन में हम लोग सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बिज़नेस और अपने डेटर को, ओके? इस वाले केस में क्या होता है ना कि मान लो, एक तो पहले ये कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके गाइस, छोड़ो, रुको, ऐसे ही समझ लेना, ठीक है? इस वाले केस में क्या होता है कि मान लो एक कंपनी है जिसके आसपास हजार कंपनी है वैसे जो कि सेम चीज में डील कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है ना, जब भी एक कस्टमर आता है, ठीक है, तो कंपनी नखरे नहीं करती। अगर ये कस्टमर कह रहा है कि ठीक है आज मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं 3 महीने बाद पैसे प्रोवाइड कर दूंगा, तो इस कंपनी को मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेगी तो कोई दूसरा कंपनी एक्सेप्ट कर लेगा इस ऑफर को। तो इस वाले सिचुएशन में ये जो कंपनी है वो इस चीज़ को इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है? तो ये अपना होता है क्रेडिट अलाउड, या कहीं न कहीं हम लोग क्रेडिट को अलाउ कर रहे हैं, मतलब उधार पे सामान दे रहे हैं। अब देखो, अब एक अपनी कंपनी है, एक कंपनी जो कि अलाउ करती है कि हाँ, मैं अपने क्रेडिट को बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ, और एक कंपनी है जो कि अलाउ नहीं करती कि मैं क्रेडिट नहीं देना चाहता, मैं डेटर नहीं बनाना चाहता, अगर बात करनी है तो कैश में बात करो। आज रोकड़ा कल उधार, ऐसे इस दुकान, ठीक है? समझ रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि एक बंदा जो उधार दे रहा है, तो उसके पास पैसे तो नहीं आ रहा। ये जितना भी सामान बेच रहा है वो उधार पे बेच रहा है, उसके पास एक्चुअल में कैश नहीं आ रहा।
तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस बंदे को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि उसके पास वर्किंग कैपिटल हो। वर्किंग कैपिटल होगा तभी तो ये अपने किसी भी काम को कर पाएगा, ओके? वहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जो बंदा बिल्कुल ही क्रेडिट के अगेंस्ट है या फिर क्रेडिट देना पसंद नहीं करता, ओके? तो उसमें क्या होगा ना, उसके पास कैश आता रहेगा, उसके पास वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी है, तो उसे ज़रूरत नहीं है कि वर्किंग कैपिटल अलग से कहीं से लेके आए। तो इस वाले केस में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये केस है पूरा, ठीक है? तो क्रेडिट अवेल्ड वाले अलाउड वाले केस में ये चीज़ है। ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि आखिर जिसको हम लोग क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कंपनी अपना क्रेडिट मतलब कितने टाइम में रिटर्न कर देता है। ऐसा ना हो कि तुमने सालों-साल मतलब आज आज मैंने सेल करा और तुम मुझे 4 साल बाद पैसे देने वाले हो। ऐसे केस में नहीं होना चाहिए। या फिर वो बंदा पैसे दे भी रहा है, कहीं उसने किसी और के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रखा। तो हम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, ओके? सो ये 2 फैक्टर्स है इसके अंदर। अ, वेट लेट मी एक्सप्लेन। पहला अपना क्रेडिट लेवल ऑफ कंपटीशन और दूसरा अपना क्रेडिट वर्दिनेस। इन दोनों चीज़ों को मार्क कर लेना इस पॉइंट का। ये क्लियर होने दो। ये हो गया, ठीक है? और लिबरल क्रेडिट पॉलिसी इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर कोई समझदार इंसान है, एक तो ये मजबूरी वाली बात होगी, ठीक है? लेकिन कोई एक समझदार इंसान है, वो भी चाहेगा कि अगर कोई बंदा सेल्स मतलब हमारा सेल हो रहा है तो क्यों ना कर ही ले। क्रेडिट पॉलिसी पे ही कर लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं। तो उस केस में भी हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पैसे हमारे पास पैसे कम आ रहे हैं, वो क्रेडिट बेसिस पे ज़्यादा आ रहे हैं ना, इसलिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे क्या लिखा हुआ है? फिर हम लोग देखते हैं क्रेडिट अवेल का। आखिर इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? सो अगेन यहाँ पे देखो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? सप्लायर और सप्लायर और अपने बिज़नेस की, ठीक है? सप्लायर और अपने बिज़नेस की। इस वाले केस में क्या होता है? यहाँ पे अपना सप्लायर है और यहाँ पे अपना बिज़नेस है, ठीक है? तो मान लो, हमें भी तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, है ना? हमें रॉ मटेरियल चाहिए। अगर मान लो कि ये बंदा जो है, ये 2 केसेस हो सकते हैं। या तो ये बंदा बहुत सही है और ये तुम्हें उधार पे सामान दे सकता है, क्रेडिट के लिए ओके है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा हो, जो कि उधार नहीं देता, ओके? दोनों की सिचुएशन में हम लोग आ सकते हैं। जिस सिचुएशन में सामने वाला उधार देने को तैयार है, क्या हमें ज़रूरत है कि हम लोग इस बंदे को अभी पैसे दें? हमें ज़रूरत तो नहीं है ना, इतने नीड नहीं है कि हमें इस बंदे को पैसे देने ही पड़ेंगे। वो बाद में हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे कैसे देना है, कैसे नहीं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें पैसे नहीं देने। तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, ओके? अगर हमें इसको पैसे देने होते तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती। ये टिक का मतलब कि ये बंदा राज़ी है कि वो क्रेडिट पे सामान बेच सकता है, रॉ मटेरियल बेच सकता है हमें। ओके, समझ रहे हो ना? ये चीज़ है। और दूसरा एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि जो बंदा मानता ही नहीं है कि मुझे क्रेडिट पे सामान बेचना ही नहीं है, तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग ये हमारा बिज़नेस है पहली बात तो। हम लोग यहाँ पे अपने पैसे लेके आएँ। अब ये बंदा क्रेडिट पे तो पैसे दे नहीं रहा, हमें सामान खरीदना ही है, तो हम लोग पैसे में डील करते हैं और क्योंकि हम पैसे में डील करते हैं, तो यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ओके, आई होप सो ये ईज़िली तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये फिर भी तुम्हें कुछ भी डाउट होता है ना, तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। तो क्रेडिट अवेल और क्रेडिट अलाउड में ये समझ लेना, ठीक है? अलाउ मान लो कि तुम सिर्फ बिज़नेस हो। याद रखने का क्या तरीका, तुम बिज़नेस हो, बिज़नेस ऐसा है, ठीक है? एक अपना कस्टमर है, एक अपना प्रोड्यूसर है, ठीक है? अगर हम इसकी बात करें कंज़्यूमर की, तो हम इसे अलाउ कर सकते हैं। या तो हमारी मर्ज़ी है, हम उसे क्रेडिट अलाउ करेंगे या फिर नहीं कराएँगे। तो फिर यहाँ पे देखो क्रेडिट अलाउड वाला जो केस होता है ना, वो कंज़्यूमर के साथ फिट होता है। और क्रेडिट अवेल वाला केस केस किसके साथ फिट होता है? अपने प्रोड्यूसर के साथ। क्योंकि उसके ऊपर है ना कि क्या वो हमें क्रेडिट प्रोवाइड करता है। अगर क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है तो हम लोग क्रेडिट अवेल कर रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं उसे, ठीक है? तो ये वाला केस है, ऐसे याद कर सकते हो। अब आगे देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द अदर पॉइंट, ओके?
सेकंड है अपना क्रेडिट एफिशिएंसी, नहीं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। Firm manage their operation with very degree of efficiency. Okay. For example, a firm managing its raw material efficiently may be able to manage with smaller balance. This is reflected in higher inventory turnover ratio. Similarly, a better debtor turnover ratio may be achieved reducing the amount of tied up in receivables. Better sales efforts may reduce the average time for which finished good or inventory is held. Okay. Such efficiencies may reduce the level of raw material, finished goods, and debtor, resulting in lower requirement of working capital. So अब देखो, अब यहाँ पे हमें बात करें बिजनेस करने के तरीके के बारे में, ठीक है? एक बंदा हो सकता है जिसे बिजनेस करने के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है? कि वो कम दाम में कैसे ज़्यादा चीज़ों को ला सकता है। एक बंदे के पास ये प्रॉपर नॉलेज है कि वो कैसे कम पैसों में चीज़ों को मैनेज कर सकता है, कैसे अ, वेट, वेट। सो इन्वेंट्री वाली जो बात थी ना कि वो बंदा इन्वेंट्री को कैसे मैनेज कर पाता है, तो वो हम लोग कैच कर सकते हैं कैसे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। अगर ये रेशियो अच्छा है, मतलब ज़्यादा है कि हम लोग अपने इन्वेंट्री को टर्नओवर कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है हमारे लिए। हमारा कंपनी अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं। और दूसरा है डेटर टर्नओवर रेशियो, कि हम लोग कितने डेटर से पैसे ले पा रहे हैं। ओके, अगर वो रेशियो अच्छा है, इसका मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने काम को और भी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डेटर से हम लोग पैसे निकाल पा रहे हैं। ऑफ कोर्स वो भी चाहेंगे कि बाद में पैसे दें, लेकिन हम लोगों ने उनसे पैसे निकाल लिया। सो यही है। तो अगर कोई कंपनी जानती है कि उसे बिज़नेस कैसे करना है, उसके अंदर एक एफिशिएंसी है, तो ज़रूरत पड़ वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कम चीज़ों में भी अपने काम को कर पाती है। ओके, यही चीज़ है यहाँ पे। फिर है यहाँ 9th पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इफ द रॉ मटेरियल एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल आर अवेलेबल फ्रीली एंड कंटिन्यूअसली, लोअर स्टॉक लेवल में सफाइस। सो अब यहाँ पे देखो, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है? द रॉ मटेरियल एंड अदर रिक्वायर्ड, इफ द रॉ मटेरियल एंड अदर required material are available freely and continuously, lower stock level may suffice. Okay. If, however, raw material do not have record of uninterrupted availability, high stock level may be required. Okay. In addition, the time lag between the placement of order and actual receipt of the material, also called lead time. एक सेकंड, रुको। Is also relevant. Larger the lead time, larger the quantity of material to be stored, larger shall be the amount of working capital required. If the raw material and other required materials are available freely and continuously, okay, the lowest of it. If however raw material do not have a and so देखो, ये सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग रॉ मटेरियल को ऐसे एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल हम चीप वे में या फिर बहुत ही ईज़िली या फिर फ्रीली हम लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स सी बात है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम वहाँ पे वर्किंग कैपिटल को इन्वॉल्व करें। लेकिन एक एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ मैं पहले ही मार्क करा देता हूँ, लीड टाइम का जो डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लीड टाइम लैग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ द मटेरियल, ऑल्सो कॉल्ड लीड टाइम। एक बार हम जब प्लेसमेंट करते हैं अपने ऑर्डर का, ठीक है? अगर कोई कस्टमर जो है वो ऑर्डर देता है हमें, एक कस्टमर है और उसने हमें ऑर्डर दिया, ठीक है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम कि उस बंदे ने कब ऑर्डर दिया था, किस दिन प्लेसमेंट करा था उसने, और टू द टाइम जब वो चीज़ उसके पास डिलीवर हो जाती है, इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? लीड टाइम कहते हैं। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि लीड टाइम ज़्यादा है, मतलब बहुत टाइम ले रहे हैं हम लोग सामान को पहुँचाने में, तो कहीं न कहीं हमें इन्वेंटरीज़ बनानी पड़ेगी। मतलब क्या कहते हैं? द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी स्टोर्ड लार्जर शेल्फ। ओके, वही बात है। अगर हम लोग ज़्यादा मतलब सामान को बहुत दिन बाद बेच पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। हमें ज़रूरत पड़ेगा कि हम लोग उस सामान को स्टोर करने के लिए जगह बनाएँ। वेयरहाउस हमें लेना पड़ेगा इतने सारे काम को करने के लिए। मतलब इन शॉर्ट, अगर लीड टाइम ज़्यादा है, तो अपना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। ओके?
और ऊपर ये लिखा हुआ था कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री रिसोर्स में, कि अगर हमें कुछ फ्री में मिल जाता है तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती इतना खर्च करने की, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। और तुम्हें ये भी याद रखना है कि लीड टाइम का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आता है, इसी पॉइंट के अंदर आता है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग 10th पॉइंट पे, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। मैंने यहाँ पे डी क्या लिख रखा है? डी मतलब डायरेक्ट, मतलब अगर हमारी कंपनी ग्रोथ चाहती है, ठीक है, तो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमारी कंपनी ग्रोथ नहीं चाहती तो हमें लोअर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सेम लेवल है यहाँ पे डी, लेवल ऑफ कंपटीशन में। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, अगर कम है तो कम रिक्वायरमेंट होगी। इन्फ्लेशन में भी सेम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और कम है तो कम है, इसी से। लेकिन एक बार पढ़ लेते पूरा, ओके? मालूम है ये चैप्टर इतना हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि इसमें याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तुम्हें याद करना पड़ेगा कि क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग है। जब तक तुम इसे प्रॉपर्ली खुद से पढ़ोगे नहीं ना, तुम्हें याद नहीं होगा। तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा, इसको टाइम देना पड़ेगा। मज़ाक से हट के सही में टाइम देना पड़ेगा इस चैप्टर को, ताकि तुम इसे प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से कर पाओ, ओके? मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एट द एंड तुम्हें एनसीईआरटी को बार-बार खुद से रीड करना पड़ेगा, फिर तुम्हें याद होगा वो सारे पॉइंट्स। और एक चीज़ समझो, तुम्हें एकदम एग्ज़ैक्ट में याद नहीं रखना, तुम्हें बस फ़ैमिलियर होना है उससे, कि अच्छा ये एग्ज़ाम्पल आ रहा है तो मैं इसे किससे रिलेट करूँगा? जैसे मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे, देखो, अगर मुझे बूम और डिप्रेशन जैसे वर्ड दिख रहे हैं तो मैं डायरेक्टली इसे बिज़नेस साइकिल से रिलेट कर दूँगा। लॉन्गर शॉर्टर को इससे रिलेट कर दूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी। मैं बस डायरेक्टली रिलेट कर दूँगा, ओके? ये चीज़ है। एक बार पढ़ लेते हैं इसे। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। इफ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ कंसर्न इज perceived to be higher, it will require higher amount of working capital so that it is able to meet higher production and sales टारगेट वेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है? तो अगर मान लो कि किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस ये है कि उसे ग्रो करना है, तो उसके पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जभी भी उसके पास सेल आए या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन मिले जहाँ पे वो अपने आप को ग्रो कर सकती है, तो वो उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर पाए। ओके, ये चीज़ है। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। High level of competition may necessitate larger stock of finished good to meet urgent order for customers. So मान लो कि हाँ, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है। एक तो ये गंदा सा मार्केट। वेट, वेट। देखो, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। अब मान लो कि तुम्हारी कंपनी के आसपास 1000 फर्म्स खुले हुए हैं। ओके, मान लो 3-4 ही हैं, ठीक है? 3-4 ही हैं। ओके, पहले तो अगर ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अपने फिनिश्ड गुड्स को जल्दी से जल्दी कंज्यूमर तक प्रोवाइड कर पाएँ, वहाँ तक पहुँचा पाएँ, या फिर वो इंसान कहीं और से खरीद लेगा। दिस इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंप्लीशन में ऑल्सो फोर्स द फर्म टू एक्सटेंड लिबरल क्रेडिट टर्म्स डिस्कस अर्लियर। ओके, वही बात है कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जब उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना पड़े कस्टमर्स को। जो लिबरल क्रेडिट टर्म्स है ना, ओके, इसको हम लोग क्रेडिट अलाउड भी कहते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक ओके, सेम चीज़ है, ठीक है? इसको ना क्रेडिट अलाउड से रिलेट कर सकते हैं। लिबरल क्रेडिट टर्म्स मतलब जहाँ पे मौका मिलता है अपने सेल्स को बढ़ाने का, वहाँ पे बढ़ाओ तुम, ठीक है? कैसी भी सिचुएशन हो तुम बढ़ाओ। बाकी चीज़ों को हम लोग बाद में देख लेंगे। ऐसा सिचुएशन है। ओके, तो ये रिलेट कर लेना प्लीज़। ओके, अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पे, इन्फ्लेशन। With rising prices, large amounts are required when the even to maintain a constant volume of production and sale. Of course ये बात है कि अब इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है? ज़रूरी थोड़े है कि वो सिर्फ कस्टमर के लिए हो रहा है। कस्टमर सामान को खरीदता है क्योंकि वो उसका प्राइस बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन के टाइम में कस्टमर के लिए गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन तुम ये भी तो देखो, जो अपना बिज़नेस है, उसे भी तो रॉ मटेरियल खरीदना था। उसके लिए भी तो वो सारे सामान महँगे हो चुके हैं। तो इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट बिज़नेस के ऊपर भी पड़ता है, डायरेक्टली पड़ता है। इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोग उस चीज़ को डील कर पाएँ। मतलब पहले मान लो कि ₹500 में ही सारा काम हो पा रहा था, अब हमें ज़रूरत पड़ी ₹600 की, ताकि हम लोग सेम लेवल ऑफ आउटपुट मेंटेन कर पाएँ। अगर हम लोग 500 से सिर्फ 100 अमाउंट ऑफ चीज़ बना पाते थे, तो हमें ₹600 चाहिए अब उन 100 यूनिट्स को बनाने के लिए। ओके, आई होप से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। बाकी हम देखते हैं आगे।
The volume of capital required of a business thus become higher and higher rate of inflation. Okay, the working capital of become higher and higher rate of inflation. It must, however, noted that inflation rate of 5% does not mean that every component of working capital will change by the same percentage. So मान लो कि इन्फ्लेशन 5% से बढ़ा है, ओके, हम लोग मानते हैं कि 5% से अपना इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर कंपोनेंट 5% से बढ़ा है। वेट वेट हो सकता है कि ना मशीन के ऊपर 10% टैक्स लग गया हो सकता है कि हमारे क्या कहते हैं, कुछ ऐसे बहुत ही छोटी-मोटी चीज़ें हो जिसके ऊपर 0% टैक्स लगा हो, ओके? तो मतलब इन्फ्लेशन लगा हो, ठीक है? तो ऐसे भी सिचुएशन आ सकता है कि सभी का अलग-अलग इन्फ्लेशन रेट हो सकता है। अगर हमने एक परसेंटेज को देखा तो ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो परसेंटेज हर जगह पे एप्लीकेबल है, ओके? दैट्स द सेम परसेंटेज। द एक्चुअल रिक्वायरमेंट शैल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ प्राइसेस चेंज of different components, example raw material, finished good, as well as their proportion in the total requirement. Different components, finished goods, as well as their proportion in total requirement. So वही बात है, सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि 5% हमने इन्फ्लेशन रेट देख लिया तो फिर हमने अपने सभी वर्किंग कैपिटल को 500 को हमने 5% से बढ़ा दिया, मतलब 25 कर दिया, ठीक है, 525 कर दिया, ऐसे। तो ऐसे नहीं करना हमें। पहले हम देखेंगे कि पहले हमें कितने रिक्वायरमेंट था, अब कितना रिक्वायरमेंट है, सभी सामान के प्राइसेस को जोड़-जाड़ के फिर देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहे हैं उनके बीच में। मान लो कि पहले सिर्फ 500 के अंदर सारा सामान हमें मिल जाता था। अब हमें 500 की जगह पे 600 का सामान मिल रहा है, ठीक है? तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ₹100 का इन्फ्लेशन आया है। दैट इज़ अपना 20% हमारे लिए, ठीक है? ऑल्दो मार्केट में 5% का इन्फ्लेशन है, लेकिन हमारे लिए कितना हो गया? 20% का, ये चीज़ है। तो ये चीज़ तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा, बाकी तुम्हें बस याद रखना है ये सारे पॉइंट्स को कि आखिर क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर कंक्लूड हो रहा है, ओके? तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आई विल से प्लीज़ जो भी तुम्हारे मन में डाउट होता है या फिर कुछ भी होता है ना, तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आई विल सजेस्ट प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये इट रियली मेक्स मी हैप्पी। जब भी एक सब्सक्राइब बढ़ता है ना, राइट नाउ, ठीक है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे है 136 सब्सक्राइबर्स, ओके, मुझे याद है, ठीक है, मुझे सबका याद है। तो हाँ, इट मेक्स मी हैप्पी, ओके। अगर तुम्हें लगता है कि इन एनी वे आई वाज़ एबल टू हेल्प यू, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके। गुड बाय, टेक केयर एंड सायोनारा। अपना ध्यान रखो गाइस।